जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए हम लोग, आपको पता ही है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समानगान रेलवे का पूरा नोट्स पढ़ रहे थे, ठीक। जिसमें हम हमारा मॉडल नंबर 1 था, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक। तो चलिए आज हम आगे उसके पढ़ेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं उसके। देखिए हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था वसुदेव। अब हम आज पढ़ेंगे संगम काल से, ठीक। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो संगम युग का विवरण देने वाला प्रमुख स्रोत उस युग में रचित संगम साहित्य है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में कापियम, एतुतौके, पतुत्पातु और क्या लिखा हुआ है, पदी नेकिल कड़क्कू इत्यादि ग्रंथ तथा शिल्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल हैं, ठीक। अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा नया नाम है ये सब। आगे देखेंगे यहाँ पे और क्या है इसके बारे में। तो पहला है आपका तोल कापियम के लेखक तोल कापियम है। यह द्वितीय संगम युग का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, साथ ही उस समय की राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी इससे मिलती है। दूसरा आपका है एतुतौके अष्ट संग्रह, एक संग्रह ग्रंथ है। यह तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। ये 8 ग्रंथ हैं नड़ियन्ने, कुरुंथोक, एन कुरुनूर, पदित्र, पत्तु, पारिपादल, कालिथोके, अहना नरु, पुरुन ना, क्या लिखा हुआ है, पुरना नरु, ठीक। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पत्तुत्प पातु 10 गीत, 10 कविताओं का संग्रह है और यह तृतीय संगम का दूसरा ग्रंथ है। ये 10 कविताएं हैं, पढ़ेंगे इसको अच्छे से, थोड़ा नया नया नाम है, अलग अलग करके पढ़ेंगे। तिरुमुरु कात्रु पदे दूसरा है, नेडन लवाडे तीसरा है, पेरुम्पन त्रुपदे चौथा आपका, पत्तिन पपाले पांचवा, पोरुन रात्रुपदे, मधुरे कांची, सिरुपानात्रुपदे, मुल्ले पपातु, क्रुंजी पातु और अगला नेक्स्ट है मलेप दुक दाम, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पदीने किल कड़क्कू 18 कविताओं वाला एक अंचार, क्या लिखा हुआ है, आचार मूलक ग्रंथ है तथा यह तृतीय संगम साहित्य से संबंधित है। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है। इसमें तमिल साहित्य का पंचम वेद भी माना जाता है। तमिल साहित्य का पंचम वेद किसे माना जाता है? तिरुकुरल को। आगे देखेंगे शिल्पादिकारम इलांगो आदिगल द्वारा और मणिक मेखले शीतलसत्तनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी और टालेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 4वीं सदी ईस्वी में इरैनार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। तमिल संगम का सर्वप्रथम उल्लेख अगप्पोरुल 4वीं सदी के भाष्य की भूमिका में मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त व कौंडिन्य ने किया। क्या लिखा हुआ है, तिरुक्काम्पुलियर चेर, चोल व पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। संगम साहित्य की मुख्य विषय वस्तु 2 हैं। अहूम, इसका संबंध प्रेम से है। पूरम, यह युद्ध के बारे में है। ये कौन सा है? तोल कापियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। नेडुल अलवदे में पांड्य राजा नैड्रन जेलियन व उनकी रानी का वर्णन है। एतुतौके अष्ट संग्रह में 4 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। शिल्पादिकारम तथा मणिमेखले संगमकालीन महाकाव्य हैं। चोल राज्य में धनी कृषकों को वेल तथा आरसू की उपाधि दी जाती थी। पांड्य राजा में इन्हें
कविदी की उपाधि दी जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित था। दास प्रथा भी प्रचलित थी। दासों के लिए नियमित बाजार लगते थे। गायक व नर्तकों को पार और विडेलियर कहा जाता था। आगे देखेंगे यहाँ पे संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। बाजार को अवनम कहते थे। पांड्य राजा के प्रमुख बंदरगाह सालियूर, कोरकाय आदि थे। चोल राज के प्रमुख बंदरगाह पुहार और उरई थे। टालमी ने कावेरी पट्टनम को खवेरिस नाम दिया है। इधर देखते हैं यहाँ पे तोंडी, मुसीरी तथा पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। क्या लिखा हुआ है? अरिकामेडू से रोमन लोगों की बस्ती रोमन सम्राट अगस्टस व टिबेरियस की मोहरें मिली हैं। पेरिप्लस ने अरिकामेडू को पोडुका कहा है। पश्चिम देशों को काली मिर्च, मसाला, हाथी दांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल आदि का निर्यात किया जाता था। आयातित वस्तुओं में सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, सीसा, टिन, तांबा व शराब प्रमुख थे। भूमि मापन की इकाई वैली या माहोती थी। अम्बानम अनाज की माप थी। नाली, अल्लाकू और उल्लाक भी छोटे माप थे। परशुराम की माता मरियम्मा चेचक की देवी थी। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। ये सब पॉइंट है जो कि आपको याद करना होगा। ठीक, किसान मेरुडम इंद्रदेव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। मणिक मेखले में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रसार का वर्णन है। शिल्पादि कारम में जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन है। शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से संगम युग स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस समय समाज में शिक्षा का न केवल प्रचलन था बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषय जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, गणित और ज्योतिष, चित्रकला और मूर्तिकला आदि का समुचित ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना गया था और शिक्षक को कड़कट्टम तथा शिक्षा पाने वाले को पिल्ले कहा जाता था। अब आगे देखते हैं अब आगे इसका थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। किस शासक को लालचेर के नाम से जाना जाता था? तो वो शासक था सेन गुट्टवन था। मणिक मेखलई नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो कदम वंश का उल्लेख नहीं है। संगम काल में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कपास का व्यापार के लिए। तोलकापियम एक प्रसिद्ध पुस्तक है व्याकरण एवं काव्य रचना पर। संगम साहित्य की रचना किस शासक के संरक्षण में हुई? पांडे की हुई। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। शिल्पादि कारम किसकी रचना है? तो वो है इलांगो आर्टिकल का है। संगम काल में निर्जन भूमि को कहा जाता था? पालई कहा जाता है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो तोलकापियर ने की थी। किस शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो वो शासक था आपका पांड्य शासक था। संगम काल के किस शासक ने पुहार की स्थापना की थी? तो वो था करिकाल। आगे देखेंगे मुजरिस किस राज का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का था। तमिल देवता मुरुगन का साम्य किस देवता से स्थापित किया गया है? तो है कार्तिकेय। वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले प्रस्तर खंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वीरकल। आगे देखेंगे यहाँ पे कौन सा हो गया? वीरकल। करिकाल किस वंश का प्रमुख शासक था? तो चोल वंश का प्रमुख शासक था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे पूछता है आपसे। तो चलिए देखेंगे पहले गुप्त राजवंश। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। तो गुप्त वंश की यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक, किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और श्रीगुप्त को क्या कहा जाता था? श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? सामंतों के द्वारा श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दी गई थी। ठीक, और देखते हैं गुप्त वंश 275 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। ठीक, इसका टाइम पीरियड हो गया कब? 275 ईस्वी के आसपास। लगभग 510 ईस्वी तक यह वंश शासन में रहा। कितने साल तक इसने शासन किया? लगभग 510 वर्षों तक। आरंभ में इनका शासन केवल मगध पर था, पर बाद में गुप्त वंश के राजाओं ने संपूर्ण उत्तर भारत एवं दक्षिण में कांजीवरम को अपने अधीन किया।
श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक, किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, घटोत्कच ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को गद्दी पर बैठाया। गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि महाराजा धीराज किसे किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाया और संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे, गुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। आपसे पूछेगा कि बीड़ा वादन मतलब सिक्कों में बीड़ा वादन किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी ये सब पढ़ लीजिए, तो उसके बाद मैं थोड़ा और क्वेश्चन बताऊंगा अलग से, उसको भी आपको याद करना होगा। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, बारामिहिर, धन्वंतरी तथा अमर सिंह आदि थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। और आगे देखेंगे यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के सबसे महान कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक, सबसे पहले विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, उसके बाद स्कंदगुप्त ने। और देखेंगे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के काल में ही हूणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट स्कंदगुप्त था। गुप्त काल में राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। गुप्त सम्राट न्याय, सेना एवं दीवानी विभाग का प्रधान होता था। गुप्त काल में उज्जैन नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना एवं शिव पार्वती की एक साथ मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति पूजा के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। और देखते हैं, जन्म हुआ था। ठीक, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी गुप्त काल की देन है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 गुफाएं ही शेष हैं। अजंता में निर्मित गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त काल का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक, और देखते हैं कुछ पॉइंट। अब देखिए ये सब MCQ आ गया, तो उससे पहले कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, आपने तो पढ़ लिया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? महाराज की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? सामंतों द्वारा इसका उपाधि दी गई थी। ठीक, एक और क्वेश्चन, श्रीगुप्त कौन था? कुशाणों का सामंत था। ठीक, श्रीगुप्त कुशाणों का सामंत था। और सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था? श्रीगुप्तस्य अंकित था। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखावन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रीगुप्त ने करवाया था। ठीक, और देखिए इस मंदिर के देखभाल के लिए उसने 24 गांव क्या थे? दान में दिए थे। ठीक, सिखावन मंदिर के देख रेख के लिए 24 गांव दान में दिए। किसने दिए? श्रीगुप्त ने दिए थे। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इसमें आपने पढ़ा ना, तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक? तो 319 से लेके 350 ईस्वी तक उसका शासक था। ठीक, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जब आपसे पूछेगा वास्तविक, तब आप लगाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम लगाएंगे। ठीक,
चंद्रगुप्त प्रथम का राज तिलक कब हुआ था? तो 319 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 319 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम को क्या उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, कब? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और एक क्वेश्चन कि गुप्त संवत कब से शुरुआत हुआ था? तो गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 319 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई थी गुप्त संवत का। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे के सारे पॉइंट नोट करते रहिए कि देखिए, अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। ठीक, और इसने कौन कौन से सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त कुमार व देवी प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, राजरानी प्रकार के सिक्के चलाए, लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक, अब ये होता है यहाँ पे खत्म आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम दूसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त आप कब से कब तक? तो समुद्रगुप्त ने 350 से लेके 375 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, और क्या हुआ था? इसने आर्यव्रत के यानी कि उत्तर के 9 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत यानी कि उत्तर के 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने आर्यव्रत के उत्तर के कितने राजाओं को हराया? 9 राजाओं को। और दक्षिणाव्रत के कितने राजाओं को हराया? 12 राजाओं को हराया था। ठीक, और इन्हें जो था विसेंट द्वारा, एक व्यक्ति का नाम है विसेंट, और विसेंट द्वारा इनको समुद्रगुप्त का उपाधि दिया गया था। ठीक, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो आप बोलेंगे विसेंट ने कहा। ठीक, किसने? विसेंट ने कहा। समुद्रगुप्त ने भी 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थीं। वो कौन कौन सी थीं? तो गरुड़ था, धनुर्धारी, परथु, और था व्याघ्रहनन, अश्वमेध, बीड़ावादन प्रकार। ठीक, और देखिए समुद्रगुप्त को एक और कहा जाता था कविराज भी कहा जाता था। ठीक, क्या कहते थे? कविराज भी कहते थे समुद्रगुप्त को। और देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ करने के कारण अश्वमेध पराक्रम भी उपाधि धारण की। तो अश्वमेध पराक्रम किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक, और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे देखा जाता है? तो समुद्रगुप्त को देखा जाता है। संगीत प्रेमी किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। कविराज किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और देखेंगे यहाँ पे कविराज आपको हो गया। और देखिए कुछ अन्य नाम जो हैं इसके सुनिए, एक है कविराज, समुद्रगुप्त की उपाधि है, कविराज है, अश्वमेध करता है, व्याघ्र पराक्रमांक है, परम भागवत है, अप्रतिरथ है, लिच्छवी दोहित है। इंपॉर्टेंट है लिच्छवी दोहित वाला, आपसे कि पूछेगा कि लिच्छवी दोहित किसे कहा जाता है? तो लिच्छवी दोहित किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, और क्या हुआ था यहाँ पे? एक आया था बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था वसुवंध। तो क्या हुआ था यहाँ पे देखेंगे, उसके संरक्षण किया था। ठीक, बौद्ध भिक्षु वसुवंध के संरक्षण किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। और इसने क्या किया था? श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बौद्ध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ये पॉइंट इसमें दिया ही गया था। ठीक, बौद्ध मठ वाला उसने अनुमति मांगी थी। और देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? देखिए ये इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था। ठीक, हरिशेर। आपसे पूछेगा कि हरिशेर किसके दरबार में थे? तो हरिशेर जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और हरिशेर ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक, किसकी रचना? प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद क्या आता है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य नाम क्या था? देवगुप्त कहा जाता है, देवराज कहा जाता है, देवश्री कहा जाता है। ठीक, इसने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, परम क्रमांक, विक्र क्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक, और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो देखिए इनका विवाह हुआ था नागराज कुमारी कुबेर नागा से इनका विवाह हुआ था। और पुत्री इनकी तो एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश से किया हुआ था। ठीक, वाकाटक वंश से किया। ठीक, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। ठीक, पुत्री प्रभावती का विवाह। फिर देखिए पुत्र होता है इनका जिसका नाम था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का विवाह कदम शासक काकुत्स वर्धन की पुत्री से किया गया। ठीक, कदम के शासक काकुत्स वर्धन की पुत्री से किया गया। अब देखिए इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? तो पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी इनकी राजधानी थी। तो उज्जैनी के शासक रुद्र सिंह, देखिए रुद्र सेन द्वितीय अलग है और रुद्र सेन द्वितीय क्या था? उनकी पुत्री का पति था। और यहाँ पे लिखा हुआ है रुद्र सिंह
रुद्र सिंह द्वितीय को हराया, तो हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य का अगर अर्थ पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पराक्रम का सूर्य होता है। ठीक, और क्या है, भारतीय अनुश्रुतियों में सकारी कहा गया, किसे कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया। सकारी का मतलब होता है शकों को हराने वाला। ठीक, शकों को हराने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सकारी कहा जाता है। और इन्होंने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, इसमें तो 4 पात दिया हुआ है, 6 अभी आपने इसमें पढ़ा होगा। ठीक, तो 9 रत्न वो कौन कौन से थे, तो देखिए सुनिए अच्छे से। वो थे, पहला आपका है कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, धन्वंतरी, शंकु, बैताल भट्ट, बारामिहिर, वररुचि और एक था छपड़क। ठीक, ये थे 9, इनके दरबार में 9 रत्न थे। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, आया था 399 में, लेकिन 15 वर्षों तक भारत में रहा और यात्राएं की। कहाँ कहाँ यात्रा की, नालंदा गया, राजगृह गया, बौद्ध गया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, इन सभी की क्या यात्राएं की। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। और इसके अन्य नाम क्या है, महेंद्रादित्य। और इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, श्री महेंद्र या महेंद्र अश्वमेध की उपाधि धारण की थी। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाया था इसका निर्माण ना। ठीक, और देखिए कुमाहूणों का सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक, कि कुछ यहाँ से मंदिर के बारे में पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त द्वितीय था। ठीक, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त द्वितीय था। ठीक, अब देखते हैं प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। तो देखिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है, आपसे पूछेगा कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, तिगवा का विष्णु मंदिर है आपका कहाँ पर है बताएंगे, तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक, फिर आपसे पूछेगा भूसरा का शिव मंदिर। ठीक, भूसरा का शिव मंदिर कहाँ पर है, तो सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये भी पूछता है, ये गुप्त वंश में ही है। और देखेंगे यहाँ पे कुछ रचनाएं जैसे कि देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस किसकी रचनाएं हैं, तो विशाखादत्त की रचनाएं हैं। ठीक, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब किसके हैं, कालिदास के हैं। कालिदास की इतनी सारी रचनाएं हैं, एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब किसकी रचनाएं हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे कि है बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका, ये किसकी रचनाएं हैं, तो बारामिहिर की रचनाएं हैं। फिर से सुनिए, बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है, बारामिहिर की है। आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, आर्यभट्ट की है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की है, जो कि पंचतंत्र का कितने भाषाओं में अनुवाद किया गया है, 15 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नीतिसार किसका है, कामटक का है, कामदत्त का है। ठीक, मृच्छकटकम किसका है, शूद्रक की रचना है। न्यायावतार किसका है, सिद्धसेन का है। योगाचार किसका है, असंग का है। ठीक, और इसमें देखते हैं कुछ जैसे कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र औरंगाबाद। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में है। ये सब हो गया। ठीक, अब हम इसका देख लेते हैं, कौन सा एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक, ये सब हमने पढ़ लिया।
देखिए जो इसमें है और थोड़ा मैंने अलग भी नोट्स बनाया हुआ है, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जैसे ना समझ में आया ना, तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करिएगा और फिर देखिएगा, ताकि आपको हर जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था श्रीगुप्त ने की थी। ठीक, किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रुक जाइए एक मिनट, कहाँ पे गया? हाँ, और गुप्त वंश को क्या कहा जाता था? महाराज की उपाधि धारण की थी उसने। ठीक, आगे प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? मैंने आपको बताया था प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से था? तो चंद्रगुप्त के शासन था। चंद्रगुप्त के शासन काल में हरिशेर था और हरिशेर की रचना प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक, आगे देखेंगे तीसरा, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त प्रथम ने हो जाएगा। ठीक, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत थी। किस शासक के काल में होड़ों का आक्रमण हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासक काल में होड़ों का आक्रमण हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हो गया ना स्कंदगुप्त। मैंने देखिए आपको कुमारगुप्त बताया था, लेकिन किस शासक के काल में होड़ों का आक्रमण हुआ? वो आपका स्कंदगुप्त होगा। ठीक, अच्छे से याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे यहाँ पे, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। कालिदास किसके दरबार के राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? किस काल को भारत का स्वर्णयुग कहा गया है? तो उसे बोलते हैं गुप्त काल को। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। 399 ईसा पूर्व में 15 साल तक रहा यहाँ पे। आगे, शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होता। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहते थे? तो दिनार बोलते थे। कुमार संभव की रचना किसने की? तो कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। मैंने आपको बताया 7-8 बताया था इसकी रचना, वो याद रखेंगे। कुमार संभव की रचना किसने की? तो वो था कालिदास। ठीक, ये हो गया आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। ठीक, उसने ही करवाया था। ठीक, आगे सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो आपके गुप्त काल हो जाएगा, याद रखेंगे ये सब। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो बंदरगाह जल्दी से बताएंगे, तो वो था भाड़ौच। ठीक, क्या था? भाड़ौच। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। गुप्त क्या लिखा हुआ है? गुप्तोत्तर काल, यानी कि पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक, कांची के पल्लव वंश के विषय में प्रारंभिक जानकारी हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग यात्रा ब्यूरर से मिलती है। ठीक, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, 575 से लेकर 600 ईस्वी तक। वैष्णव धर्मानुयायी था। इसकी राजधानी कांची, वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम थी। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी उसके दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट है कि किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो भारवी थे। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, विचित्र चित्त एवं गुण भर आदि प्रशंसा सूचक पदवी धारण की। चेतकारी और चित्रकार पुल्ली आदि भी उसकी उपाधियां थीं। और देखते हैं उसके आगे, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, प्रहसन तथा भगवत क्या लिखा हुआ है? भगवदज्जुकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उसके संरक्षण में ही संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुडमिमालय की रचना हुई। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने अभिलेखों में वातापी कोंड की उपाधि के रूप में उद्धृत है। पल्लव वंश के अन्य प्रमुख शासकों में उल्लेखनीय है नंदीवर्मन द्वितीय और था दंतिवर्मन, नंदीवर्मन तृतीय, नृपतुंग वर्मन आदि। ठीक, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जो कि कब से कब तक? 879 से 897 तक था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद आता है आपका चालुक वंश आता है। ठीक, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चालुक नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा था। ठीक, किसे? पुलकेशिन द्वितीय को। जय सिंह ने वातापी के चालुक वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी।
इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विनयादित्य, विजयादित्य एवं विक्रमादित्य द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। कब? 566 से 567 से 598 ईस्वी तक उसने ये संभाला गद्दी। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। कब से कब तक? तो 609 से लेकर 643 ईस्वी तक। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे अजंता के एक गुहा चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हेतु दिखाया गया है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। पूछेगा कि ऐहोल का प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा तो पुलकेशिन द्वितीय को बोलेंगे आप लोग। और देखते हैं यहाँ पे विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 745 ईस्वी के काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे क्या लिखा हुआ है? अब निजानश्रय पृथ्वी के लोगों का शरण दाता की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में वृक्षपाच महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए आज यहाँ तक पढ़ लेते हैं। चालुक्य वंश कल्याणी। चालुक्य वंश की कल्याणी शाखा की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था इसने। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी स्थानांतरित कर कल्याणी यानी कि कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य क्या होता है? कौन सा नंबर है? छठा नंबर है। ठीक, विक्रमांक देवचरित के लेखक कश्मीरी कवि विल्हड़ विक्रमादित्य छठा है के दरबार का अमूल्य रत्न था। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमादित्य 6 ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे चालुक्य वंश तक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।